doing NIBOSH IGC नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसकी आप लेवल 3 की सर्टिफिकेशन कर रहे हो जिसको IGC कहते हैं, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेशन। अब ये जो IGC है इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो अब हम करने लगे हैं वो IGC 1 कहलाता है या IG 1 कहलाता है, ठीक है। जो लेटली इसमें न्यू कोर्सेस में इसको IG 1 कहते हैं। IG 1 में आप क्या पढ़ते हो, आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से पढ़ते हो, ठीक है। यानी आपने अगर साइट पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है तो व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, कि आपने क्या वो इकदाम करने हैं कि जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी एट साइट मेंटेन रहे, ठीक हो गया। तो इस हवाले से हम देखेंगे पहली बुक में क्या दूसरी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के हवाले से भी आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा कि रिपोर्ट का पैटर्न क्या है, उसको आपने कैसे बनाना है एक्सेट्रा, ठीक है। वो सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स है। लेकिन जो आपका पेपर होना है, रिटन एग्जाम होना है, वो IGC 1 में से होना है, IG 1 में से होना है रिटन एग्जाम। पहला चैप्टर बेसिक्स के हवाले से है, व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू, जब मैं कहता हूँ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी या जब मैं कहता हूँ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसका मतलब यही होता है कि काम के दौरान हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज किया जाएगा। यानी जब आप अपनी जॉब पे हो, जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, जब आप किसी ऑयल एंड गैस साइट पे हो, तो तब आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के पैरामीटर्स को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। ये आपने इस कोर्स कंटेंट में सीखना है। और बात आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ दो तीन चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ करने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स आप कवर करने जा रहे हो, व्हाट इज द रीज़न कि आप ये कोर्स कवर कर रहे हो, क्या इसकी रीजंस क्या निकलती है, क्या इस कोर्स कंटेंट को कवर करने की, तो व्हाट वुड यू बी योर आंसर? एनीवन कैन आंसर मी। आप मुझे, सुफियान भाई आप मुझे बताएं कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी का ये कोर्स पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या क्या वजह है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ी और साइट पे सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बिकॉज सर साइट पे डिफरेंट हैजर्ड्स होते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं। सही है, ये भी है। और कोई डिफरेंट ओपिनियन देना चाहेगा? अब्दुल रहमान भी, आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहेंगे? अली भाई, आप बता दें। जी सर, सही कह रहे हैं आप। दूसरे भाई क्या नाम उनका? आप अपना ओपिनियन बताएं ना, वो तो सही कह नहीं रहे हैं। आपके ख्याल में सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है? डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट जगह पे किसी भी हैजर्ड डिफरेंट किस्म के होते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमें सेफ्टी और हेल्थ ठीक है, वगैरह का ख्याल ठीक रखना है, होता है। सही है। अच्छा, मैं आपको एक तीन चार पॉइंट्स बताने लगा हूँ, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा और आप अपने पूरे कोर्स कंटेंट में इसी चार चीज़ों के अराउंड बातों को लेके चलो। यानी अगर मैं सेफ्टी को मैनेज कर रहा हूँ ना, तो सेफ्टी को मैनेज करने की मेरी बेसिक जो नीड है वो क्या है, मैंने क्या करना है बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर। मेरे ये चार ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन जो मैंने मीट करने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, टू क्रिएट अ सेफ पर्सन, ठीक है, क्रिएट अ सेफ पर्सन। इससे क्या मुराद है कि मैं पहली कोशिश, पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं लोग जो वहां पे काम करें उनको, उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटी दूं, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ क्रिएटिंग अ सेफ इन्वायरमेंट, यानी जिस इन्वायरमेंट में काम हो रहा है वो वर्कर्स के लिए सेफ हो। क्रिएटिंग सेफ प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, क्रिएटिंग या क्रिएट सेफ प्लेस ऑफ वर्क। काम करने की जगह आपने सेफ बनानी है। एंड लास्टली यू वुड हैव क्रिएटिंग सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्रिएट सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपके जो हैं चार मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल। ये आपने पक्के जहन में रखने हैं कि आपके मकासद हैं ये। देखिए, बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल्स हमने क्या करना है, हम
सेफ पर्सन यानी लोगों को सेव करना चाह रहे हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसको सेफ बनाना चाह रहे हैं ताकि कोई इंजरी ना हो, एक्सीडेंट ना हो, हैजर्डस इवेंट ना हो। हम अपनी काम करने वाली जगह को सेफ बनाना चाह रहे हैं और जो भी प्लांट या इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसको सेफ बनाना चाह रहे हैं। और उसके लिए हम प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं जिनको कहते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, SSW या SSOW आप ये देखोगे। ये सब चारों ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं जिसको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे मकासद हैं, ये आपने कभी नहीं भूलने कि बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल्स हम इन 4 चीज़ों को अचीव करवाना चाह रहे हैं और बीइंग एम्प्लॉयर यानी कंपनी के जो मालिक होंगे वो भी इसी ऑब्जेक्टिव को मीट करवाना चाह रहे हैं। ये तो पहली बात, ये क्लियर है बात? सर फोर्थ आपने क्या बताया? पहला तो हो गया क्रिएट सेफ पर्सन, सेकंड ये सेफ लिखा, एनवायरनमेंट ये एंड आप थर्ड अगर सेफ। अपनी स्क्रीन को देखें, अगर आप अपनी स्क्रीन को देखें तो ये मैंने सारे टाइप किए हुए हैं। क्रिएट सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट ये हाईलाइट भी किया है। ठीक है, create a ठीक है safe सर। person, create a safe environment, create safe place of work, plant and equipment और through safe system of work हमने ये चीज अचीव कर। ठीक है भाइयों, सबको ये बात क्लियर है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हैं? यस सर। अच्छा, पहली बात हमें क्लियर हो जाती है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है जो बुनियाद रखता है इस चैप्टर की, व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी हम क्यों करें यार, क्या हमें इतनी आखिर आई हुई है कि हम सेफ्टी को मैनेज करें? सेफ्टी पे तो बजट भी इतना ज़्यादा लगता है, पैसा भी इतना ज़्यादा लगता है, इससे कोई प्रोडक्शन भी नहीं होती, हम कुछ कमाते भी नहीं है इससे, तो क्यों सेफ्टी को मैनेज करें? क्या रीज़न है सेफ्टी को मैनेज करने की? हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें इससे एडवांटेज क्या होगा क्या सेफ्टी को मैनेज करने से? तो ये क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज होता है। ठीक हो गया? तो हाउ वुड वी मैनेज सेफली, ये हमें देखना पड़ेगा। ये हमें देखना पड़ेगा कि हम सेफ्टी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे बताएंगे, कौन बताए? आमिर भाई आप बताएं, क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है या सेफ्टी को फॉलो करना पड़ता है? आमिर खान भाई जल्दी से जवाब दे दो। यस सर। सर जी, कोई भी कंपनी है या कोई भी अदारा है। आवाज आ रही है मेरी सर क्लियर? आ रही है। जी सर जी। सर जी, वो अपने वर्कर की सेफ्टी के मुतल्लक और अपना मार्केट में अपना मतलब इमेज रखने के लिए अपना सेफ्टी को फॉलो करवाते हैं और किसी भी किस्म के इंसिडेंट या एक्सीडेंट से बचने के लिए ये इकदाम किए जाते हैं। मुझे बताएंगे अब सुफियान बताइए, सुफियान भी आप भी बताएं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि सेफ्टी को बीइंग इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि लॉसेस से बचा जा सके, वो भले ह्यूमन लॉसेस हैं या कोई भी किसी इक्विपमेंट का लॉस है, ठीक है, उसके लिए तो सेफ्टी जरूरी है। ठीक हो गया। और अच्छा, आप लोगों ने कुछ कुछ बातें ठीक की हैं, मतलब कि रिलेट करती हैं उस चीज़ से, लेकिन आप ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी सेफ्टी को अगर हमने मैनेज करना है तो दे आर 3 रीजंस टू मैनेज सेफ्टी। पहली रीजन क्या आपके पास? पहली रीजन है मोरल रीजन। ठीक है, अब ये मोरल का वर्ड जब मैं बोलता हूँ तो इससे क्या मुराद है कि मोरल रीजन है सेफ्टी को मैनेज करने की? देखिए, 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टीज का आपने रोल समझना है क्या है। पहली पार्टी आपके पास है एम्प्लॉयर। ठीक है, पहली पार्टी क्या है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? अभी माइक सब ऑन रखे, मैं क्वेश्चनिंग करूंगा आप लोगों से। ठीक है, माइक सारे ऑन रखे, ऑफ किसी का माइक ना हो। एम्प्लॉयर जो आपका है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है या कंपनी के मालिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब मैं वर्ड यूज करता हूँ एम्प्लॉयर का, या मैं वर्ड यूज करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, या मैं वर्ड यूज करता हूँ कंपनी का, ये तीनों एक ही टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जो एम्प्लॉयर है उसके हाथ में पैसा होता है क्योंकि कंपनी उसकी है, उसके हाथ में सारे रिसोर्सेज होते हैं, डिसीजन मेकिंग उसने करनी होती है। इसलिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेज करने की होती है सेफ्टी की, वो किसकी होती है? एम्प्लॉयर की। ठीक है,
और जब मैं एम्प्लॉयर का वर्ड यूज करता हूँ तो इसका मतलब कोई एक बंदा नहीं है, इसका मतलब वो पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, एक कॉर्पोरेट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं जब मैं एम्प्लॉयर का वर्ड यूज करता हूँ। अब एम्प्लॉय कौन है? जो उसके लिए काम करता है, उस कंपनी के लिए काम कर रहा है। एम्प्लॉय ने क्या करना है? एम्प्लॉय की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी और एम्प्लॉयर की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, दोनों ने मिलकर सेफ्टी को इंश्योर करना है। लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी हमेशा एम्प्लॉयर पे आयद होगी, क्योंकि उसके हाथ में बजट है, उसके हाथ में रिसोर्सेज हैं, उसने लोगों को ट्रेन करना है, सारी गाइडेंस उसने देनी है। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज्यादा जिम्मेदारी है, हमेशा एम्प्लॉयर के ऊपर आती है। अब आपकी कंपनी में, जैसे मैं कहता हूँ सुफियान भाई, आपकी कंपनी है, ठीक है, आप उस कंपनी के एम्प्लॉयर हो। आपकी कंपनी है पेंट कंपनी है, पेंट बनाती है। और हमारे पास आमिर भाई हैं, वो आपकी कंपनी में एम्प्लॉई हैं आपके, ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएंगे कि बीइंग द एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी, आपने इनके लिए क्या करना है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके लिए क्या करें जिससे सेफ्टी इंश्योर हो। पहले सुफियान भाई बताएंगे, फिर आमिर भाई बताएंगे। सर बीइंग अ एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करना हर किस्म से, ठीक है, कैसे? कोई हर साइड से स्पेसिफिक? देखें, सेफ्टी में कभी भी आपने हर साइड, हर जगह ये वाले वर्ड नहीं यूज करने। यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन योर अप्रोच। आपने स्पेसिफिकली बताना है कि आप क्या क्या करोगे काम। ठीक है सर, मैंने अगर एक एम्प्लॉयर को हायर किया है तो उसकी मतलब एम्प्लॉय को हायर हेल्थ, किया उसकी है, सेफ्टी, जी, एम्प्लॉय, तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी तो वो एम्प्लॉयर पे आएगी ना। बिल्कुल आएगी, ठीक हो गया। अब इस बात से अंदाजा लगाएं, आपने एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया। कोई भी एम्प्लॉयर, अगर मेरी कंपनी है या आपकी कंपनी है, मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना एक बंदे को हायर करूं और मैं पल्ले से पैसे दूं, ये मुझे कुछ कमा के ना दे। अगर मैं किसी को 20,000 सैलरी पे रखता हूँ तो मैं उससे 2 लाख रुपए के काम की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि, ठीक है, यानी कि अल्टीमेट फायदा मैं अपना ही सोचता हूँ जब मैं किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में रखता हूँ। मैं कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं रख रहा होता बंदे को। जब मैं एक बंदे को हायर कर रहा हूँ और उससे प्रॉपर 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी उससे काम ले रहा हूँ, तो क्या ये मेरी इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उस वर्कर की सेफ्टी का भी ख्याल रखूँ? बिल्कुल है। जो भी साइट पे हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करूँ, उनके कंट्रोल मेजर्स लगाऊं। वर्कर भी ये नहीं चाहेगा कि मैं एक हेल्दी कंडीशन में आया था और मैं पेन्स एंड सफरिंग्स लेके, चोटें लेके, जख्म लेके वापस जा रहा हूँ। उसकी फैमिली के लिए भी ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। तो अखलाकी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की कि वो ये समझे कि एक एम्प्लॉय यहाँ पे जान मार रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है, मुझे प्रॉफिट पहुंचा रहा है, तो मेरा भी ये अखलाकी फर्ज है कि मैं उसकी सेफ्टी को मैनेज कर लूँ, करूँ। उसकी फैमिली सपोर्ट वो जो कर रहा है वो भी जारी रहे, और वो अपने लिए जो कमा रहा है, ठीक है, अपनी ज़ात के लिए भी अगर जो कोई एफर्ट कर रहा है तो उस एफर्ट का उसको फल मिले, ना कि यहाँ से इंजरी लेके जाए। बिल्कुल हो गया। दिस इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला क्या पॉइंट आ गया? मॉरल, यानी इखलाकी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की कि वो अपने एम्प्लॉई का ख्याल रखे, अपने वर्कर्स का ख्याल रखे, अपने एम्प्लॉई में मैनेजर्स भी आ सकते हैं, जो भी उसके नीचे काम करें एम्प्लॉयर के, उनका ख्याल रखे। सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट है, इसको लीगल कहते हैं या सोशल कहते हैं, ठीक है। लीगल या सोशल जिम्मेदारी क्या है? देखो, आप हम आप अपनी मिसाल ले लें आप लोग। अगर तो एक तो इखलाकी जिम्मेदारी है ना कि हमने इखलाकन अच्छा काम करना है, अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन कानून हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, कानून बाउंड्री सेट करता है, कानून हदूद सेट करता है कि भाई आपने इस हदूद से आगे नहीं बढ़ना, इस हदूद से आगे बढ़ोगे तो ये सजा मिलेगी। तो लीगल रीजंस क्या होती हैं? अगर आप कानून फॉलो नहीं करोगे, अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे, तो आपको उसके नतीजे में सजाएं भुगतना पड़ेगी, फाइन भुगतना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही है। तो सेफ्टी इसलिए भी कंपनी फॉलो करती है कि उन्होंने लीगल कंप्लायंस करनी होती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक कंपनी है वो अपने नाम को बड़ा करना चाहती है तो ऑब्वियसली वो चाहेगी कि एक इंटरनेशनल मार्केट में उसका नाम हो, किसी इंटरनेशनल बॉडी से वो सर्टिफाइड हो। अगर नहीं होगी सर्टिफाइड तो उस कंपनी की वो वर्थ नहीं होगी जितनी वो चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो ये बुनियादी ज़रूरत है कि आप फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट वन इज फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल रीजन। फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल के वर्ड से आपके जहन में क्या आता है? पैसा, ठीक है। कि मोनेटरीली क्या रीजंस हैं? जब एक हादसा होता है, वर्कर इंजर होता है, उसको फर्स्ट एड भी देनी पड़ती है, उसको सिक पे भी देनी पड़ती है, उसको कंपनसेशन भी देनी पड़ती है,
वहाँ पे प्रोडक्ट भी डैमेज होती है, आपकी इक्विपमेंट भी डैमेज होता है, उसकी रिपेयर वर्क आपको करवाना पड़ता है। तो ये सारे, फिर इसके अलावा ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपकी फेस वैल्यू डाउन होती है, आपको न्यू हायरिंग करनी पड़ेगी, आप पे जो हायरिंग में डिफिकल्टीज आएंगी, आपको आपके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप खराब होंगे, कस्टमर रिलेशनशिप खराब होंगे। ये भी अल्टीमेटली जो देखो, डायरेक्ट एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो मेजरेबल कॉस्ट होती है, यानी जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। और ये मोस्टली आपके पास ऐसी चीजों में आपको नजर आएगी, आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया, प्लांट डैमेज हो गया, वर्कर को इंजरी वगैरह आ गई। जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो छुपी हुई कॉस्ट होती है, और असल कॉस्ट इसी चीज की होती है कि आपकी फेस वैल्यू डाउन होगी तो ऑब्वियसली आपको नए ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आपके पुराने ऑर्डर भी कैंसिल होंगे, आपकी कंपनी की साख मुतासिर होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब साख मुतासिर होगी तो फाइनेंशियली आपको हिट पड़ेगी ना। आप आप जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे थे, इन इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट करूं अपनी बात को, तो 3 वजूहात हैं सेफ्टी को मैनेज करने की। वो कौन कौन सी वजूहात है? पहली है मोरल रीजंस, यानी एम्प्लॉयर की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखे। लीगल एंड फाइनेंशियल रीजन। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, अपनी कॉल अटेंड कर। तो वो कौन सी बुनियादी 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से हम सेफ्टी मैनेज करते हैं, या जिसकी बिना पे सेफ्टी को मैनेज करना जरूरी है? मैंने आपसे डिस्कस किया मोरल रीजन, अखलाकी जिम्मेदारी ऑफ एम्प्लॉयर कि वो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखे। देन वी हैव लीगल रीजंस, जिसमें स्टैंडर्ड्स भी आप देखोगे, जिसमें आप मुल्की कवानीन भी देखोगे। और वी हैव फाइनेंशियल रीजंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या पड़ती है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जब चलेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है, सेफ्टी क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हेल्थ बेसिकली हम जब वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ इल हेल्थ और डिजीज, यानी काम करने वाली जगह पे आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होते, कोई डिजीजेस नहीं होते इस तरह के जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, तो आप कहलाओगे हेल्दी। यानी डिजीज का इल हेल्थ का ना होना। आप हेल्दी कब कहलाते हो? जब आपको कोई बीमारी नहीं होती। और क्योंकि हम वर्क प्लेस की बात करें तो आपके काम की वजह से अगर आपको कोई बीमारी ना हो, जैसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोग काम करते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे लोग, इधर डस्ट इनहेलेशन की वजह से गुर्दों में पथरी का, किडनी स्टोन्स का इश्यू हो जाता है, ठीक है। तो और मेट्रो में बड़ा कॉमन था। तो ये जो हेल्थ कंडीशन है ये काम की वजह से आई है ना, इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वर्क। अगर वो काम ना करे होते ये कंस्ट्रक्शन का, तो उनकी ये हेल्थ कंडीशन ना होती। रेस्पिरेटरी ट्रैक के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कैंसर भी होता है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन एक्स रेज के अराउंड जो लोग काम कर रहे हो। तो बेसिकली हेल्थ को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इट इज एब्सेंस ऑफ इल हेल्थ और डिजीज, यानी कि जिस्म में किसी किस्म की बीमारी का ना होना इज हेल्थ। जबकि सेफ्टी क्या डिफरेंस क्या है? इट इज एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, यानी ये इंटरनल आप हेल्थ की बात करो, जबकि सेफ्टी किस चीज की बात करिए? इंजरी की बात करती है। यानी अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो ऊपर से अगर मेरे ऊपर पंखा गिरता है तो मुझे इंजरी होगी। अगर इस चीज का रिस्क नहीं है कि ये पंखा गिरे तो वो फिर सेफ्टी है मेरी। या मैं पैदल चल के जा रहा हूँ और रोड क्रॉस करूँ बड़ी हैवी ट्रैफिक में, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मुझे इंजरी आएगी और मेरी जान भी जा सकती है। तो वो जो रिस्क है इंजरी होने का किसी भी काम में, उसको मैंने खत्म करना है, तो तब मैं अपने आप को कहूंगा खत्म करना है, या कम से कम करना है, तो तब मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं सेफ हूं यहाँ, ठीक है। तो सेफ्टी बेसिकली क्या है? किसी भी किस्म की पर्सनल इंजरी से आपकी जो प्रोटेक्शन है वो सेफ्टी है। जबकि इन दी एंड वेलफेयर फैसिलिटीज की जब मैं बात करता हूँ तो उस वेलफेयर का मतलब होता है बहबूद, बुनियादी जरूरियात की जो चीजें होती है। एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज इज वेलफेयर। कौन सी बेसिक फैसिलिटीज है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी, टॉयलेट फैसिलिटी, हाइजीनिक फूड, ठीक है, चेंजिंग रूम्स फॉर क्लॉथिंग, अगर आपके ऐसी जॉब है जहाँ पे पसीना बहुत आता है, आपको चेंज करने पड़ते हैं कपड़े, चेंजिंग रूम, लॉकर प्रॉपर अवेलेबल हो। यानी आपको बुनियादी जिंदा रहने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिक फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो वेलफेयर में काउंट होती है। क्लियर है बात? पीने का साफ पानी, टॉयलेट फैसिलिटी, खाने की साफ जगह, साफ खाना, ठीक है, ये सारी चीजें वेलफेयर में आती है। तो बेसिकली हमारा ये भी काम है, हमने वर्कर्स की
हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर का भी ख्याल रखना है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, और ये आप लोगों ने 2 मिनट का टाइम दूंगा, जितने पॉइंट आप लोगों के जहन में आते हैं आपने लिखने हैं और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? हर बंदे ने ये काम कि why might the management of an organization not consider health and safety to be a priority? यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को तरजीह क्यों नहीं देती, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से वो हेल्थ एंड सेफ्टी को तरजीह नहीं देती? और ऑब्वियसली आपने अगर आप में से कोई साइट पे काम करता है तो देखा होगा कि प्रोडक्शन पे की ज़्यादा तरजीह होती है, क्योंकि प्रोडक्शन से पैसा आता है, सेफ्टी से पैसा नहीं आता, ठीक है? और अक्सर लोगों की यही अंडरस्टैंडिंग भी होती है कंपनीज की कि सेफ्टी जो है पैसों का ज़िया है। तो आप ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको ध्यान में रख के मुझे पॉइंट्स बताएं कि क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट आपकी जो यानी एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को तरजीह नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है? जल्दी से 2 मिनट आपके पास लिखें और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी जनाब, लिखे हैं पॉइंट्स आप लोगों ने? हेलो, जी सर, लिखें। बोलें किस? सर एक तो एक्सपेंस है, सेफ्टी की इसको प्रिकॉशंस लेने के लिए एक्सपेंस पड़ जाता है। एक इसको थोड़ा देखें, यही चीज मैंने आपकी क्लैरिफाई, सेफ्टी की एक लैंग्वेज है, ठीक है? थोड़ा सा आपने क्लैरिफाई करना है। जब आप एक्सपेंस बोलते हैं तो आप इस जुमले को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कर सकते हैं कि एक अब कंपनी क्या करती है, कंपनी का फोकस प्रॉफिट पे है और वो एट द एक्सपेंस ऑफ वर्कर वेल बीइंग किस पे फोकस करते हैं, आउटपुट पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे। और ये कह सकते हो कि वो कॉस्ट टू द बिजनेस देखते हैं, उनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है, लॉन्ग टर्म ये नहीं सोचते कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, हादसा हो जाएगा तो फिर कंपनी को किस तरह के नुकसान फेस करना पड़ेंगे। तो उनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है और उनकी जो फोकस होता है वो आउटपुट और प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है, ठीक है? वो ये नहीं देखते कि वर्कर अगर इल हेल्थ वर्कर को हो जाएगी तो उसका क्या कंपनी को कॉस्ट पड़ेगी, या वर्कर को अगर इंजरी हो जाएगी तो उसकी क्या कॉस्ट कंपनी को पड़ेगी, ठीक?
ये पॉइंट आपने इस तरह बताना था। अच्छा चलें, आस्ता आस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। और आमिर भाई आप बताएं। ऐसे मतलब उसके अलावा भी सर मतलब वर्कर को मतलब वर्कर के ऊपर अखराजात बढ़ जाते हैं इस चीज़ के, मतलब क्या करके ट्रेनिंग सेशन में इनका बढ़ जाता है। और उसके अलावा सर इनको लगता है, शार्टली लगता है कि ये प्रोग्रेस में ये इंटरफेयर करेगी सेफ्टी, किसी भी सही। वजह से काम बंद यानी वो करके काम को वो लॉसेस हो काम सकता को है। वो समझते हैं सेफ्टी काम में हिंड्रेंस है, टॉप मैनेजमेंट समझती है। यस वो उनका काम में हिंड्रेंस होती है, क्यों? क्योंकि कानून भी देखें हमने, मॉरल लीगल फाइनेंशियल रीजन पढ़ी है, अगर उन्हीं को ध्यान में रखें तो हो सकता है जो एम्प्लॉयर है आपका, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट जो है, वो अनअवेयर है लीगल ड्यूटीज से, उनको कानूनी रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता कि क्या कानूनी रिक्वायरमेंट है मेरे काम के लिए। तो अगर कानूनी रिक्वायरमेंट्स का उनको पता हो तो फिर वो सेफ्टी को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर लैक ऑफ वो होगा, लीगल कंप्लायंस होगा, तो उस पर आप पे आपको फिर कंपनसेशन दे सकती है, फाइन देने पड़ सकते हैं, ठीक है, आपके खिलाफ लीगल एक्शंस हो सकते हैं। एक तो ये चीज है कि लीगली वो अवेयर नहीं होती टॉप मैनेजमेंट। फिर एक होता है अवेयरनेस के बावजूद विलिंगनेस ना होना, यानी उनके पास रिसोर्सेज भी हैं लेकिन वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रोडक्शन प्रायोरिटी है कि प्रोडक्शन से हमें पैसा आता है तो हम प्रोडक्शन पे पैसा खर्च करेंगे। बाकी डिपार्टमेंट्स को इग्नोर करके, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट को इग्नोर करके वो किसकी तरफ जाएंगे? प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। उनका एटीट्यूड टुवर्ड सेफ्टी जो है इतना जो है प्रॉमिसिंग नहीं है, कैवलियर एटीट्यूड है। वो सेफ्टी को या रिस्क को एक इतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितनी देनी चाहिए, ड्यू टू देयर लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग सेफ्टी। तो ये बेसिक रीजंस हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी आपने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनको अवेयरनेस नहीं है, या अवेयरनेस है भी तो वो पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे, वो प्रोडक्शन में नहीं लगाना चाह प्रोडक्शन में लगाना चाह रहे हैं, सेफ्टी में नहीं पैसा खर्च करना चाह रहे। उनके लिए प्रायोरिटी उनकी ये है कि प्रोडक्शन होगी तो हमें पैसा जनरेट होगा, ठीक है। तो दैट इज देयर प्रायोरिटी जिसको वो कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज को और थोड़ा सा सिग्निफाई किया गया, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो ये स्लाइड सिर्फ ये सिग्निफाई कर रही है इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी को। इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन समझने वाली ये चीज है कि सालाना कितने हादसात होते हैं, कितने लोगों की जानें जाती हैं, कितने लोगों को बीमारियां होती हैं, सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो ना करने की वजह से, हेल्थ एंड सेफ्टी के एसओपीज, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स फॉलो ना करने की वजह से। जैसे आपको मॉरल रीजंस में वो क्या बता रहा है कि अवर 350,000 वर्क रिलेटेड फेटल एक्सीडेंट ईच ईयर। इतने, ये आईएलओ के स्टैटिस्टिक्स हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च है इस पे, ठीक है, ये कोई हवाई फिगर्स नहीं है। 27,50,000 लोग यानी 27.5 मिलियन वर्क रिलेटेड फर्टिलिटीज होती हैं जिनमें लोगों की जाने जाती हैं। एक साल में 27,50,000 लोगों की जाने सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज की वजह से चली जाती है। 2.4 मिलियन लोगों की जानें सिर्फ डिजीजेस की वजह से चली जाती हैं। एक सेफ्टी का इशू है और एक डिजीज है, कोई बीमारी होगी, कैंसर हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम हो गया, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया, उनके काम की वजह से, तो इतनी जानों का नुकसान होता है, ठीक। फिर एक्सीडेंट्स का फिर बताया, और लास्टली बता रहा है कि 4% ग्लोबल जीडीपी लॉस होती है। जीडीपी, जो लोग थोड़ा बहुत फाइनेंस को समझते हैं उनको पता होगा कि ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या बुरी है। जैसे पाकिस्तान की जीडीपी कोई बताएगा अभी कितनी है, चल रही है? किसी को नहीं पता। जीडीपी बेसिकली होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आपकी कंपनी का ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है जिससे आपको पता लगता है कि आपकी एक मुल्क कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है फाइनेंशियली या कितना वीक चल रहा है, ठीक है। और ये 4% ग्लोबल जीडीपी का मतलब है कि पूरी दुनिया को 4% इकोनॉमी का नुकसान होता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लॉस होता है ड्यू टू दीज एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। यानी कि हमें लीगल रीजंस के साथ साथ, मॉरल रीजन के साथ साथ फाइनेंशियल रीजंस भी कंसिडर करनी है। और जो मेन पर्पज यही होता है कि फाइनेंशियली आपने देखना होता है कि क्या असरात मुरतब हो रहे हैं अगर आप सेफ्टी को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। अब एक सिनेरियो आपके सामने है, ग्रुप एक्सरसाइज में हम ये करेंगे कि एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे सीरियसली इंजर्ड हो गया, ठीक है। इंसिडेंट हुआ है जिसपे एम्प्लॉय सीरियसली इंजर्ड हो गया है।
तो आप लोगों ने बताना है कि उसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स या इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। एक इंजर्ड एम्प्लॉय उस हादसे की सूरत में क्या क्या तकलीफ या क्या फाइनेंशियल चीज़ें फेस करेगा, एक कंपनी को किस तरह से नुकसानात होंगे, और एक लाइन मैनेजर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। देखो कंपनी सबसे ऊपर है, कंपनी नीचे अपनी ड्यूटीज में से कुछ ड्यूटीज लाइन मैनेजर के हवाले करती है कि आप मैनेजर का क्या काम होता है कि उसने टॉप मैनेजमेंट के ही जो आइडियाज हैं व्यूज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना होता है निचले लेवल पे, ठीक है। तो और कंपनी लाइन मैनेजर्स को अक्सर बजट भी देती है, टीम भी देती है कि आपने कि ये टारगेट्स है, आपने इतने बजट में इतनी टीम के साथ ये अचीव करके दिखाना है। तो अब हम करेंगे ये कि इंजर्ड एम्प्लॉय पे पहले डिस्कशन करते हैं। जब एक वर्कर इंजर्ड होता है तो उसको किस किस तरह की इम्प्लीकेशंस या इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, और ये मुझे बताएंगे अली भाई कि अगर आप साइट पे इंजर्ड हो जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्या उसके इफेक्ट्स होंगे आपकी इंजरी पे अगर आप काम करते हुए इंजर्ड हो जाते हैं। अली भाई जल्दी से बता दें अली भाई, टाइम नहीं है। पहले लॉस ऑफ टाइम होगा, उसके अलावा लॉस ओवर टाइम टाइम, लगेगा लॉस टाइम होगा, गुड। प्रोडक्शन को। हमने अभी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल नहीं सोचना, मैंने आपको सिर्फ इंजर्ड एम्प्लॉय पे बताया, इंजर्ड एम्प्लॉय को क्या नुकसान होगा, उसको क्या इम्पैक्ट आएगा या उसकी वजह से क्या लॉस ऑफ इम्पैक्ट आएगा। टाइम होगा, लॉस ऑफ टाइम होगा, ठीक है, लॉस टाइम होगा, गुड। और लॉस उसके टाइम अलावा होगा, उसको सर वेज नहीं मिलेगी, ठीक है। उसको पेन्स एंड सफरिंग्स होगी, यानी चोटें भी तो आई है ना, उसको जो चोट आई है, पेन हो यस रही है, जो सफरिंग्स हो रही है उसे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। उसकी फैमिली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। काम पे तो सर इफेक्ट आ ही आ रहा है, जो ऑन गोइंग काम हो रहा है उस पर तो इम्पैक्ट आ ही आ रहा है, लेकिन उसकी फैमिली भी इम्पैक्ट होगी साइकोलॉजिकली कि अगर उनके घर में से उनका किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड इंजर्ड होके अगर आता है वर्क काम की जगह से, ठीक। यस अच्छा इसी तरह मुझे कंपनी के हवाले से बताएं, कंपनी को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी जब उसका एक वर्कर इंजर्ड होगा। सर, कंपनी को सबसे पहले तो लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन होगी, उसके बाद सर ठीक है, मेडिकल कॉस्ट होगी, बिल्कुल सही है बता रहे हैं आप, उसके गुड। अलावा सर और लीगल कॉस्ट लाइक सर वो क्रिमिनल वगैरह फाइन्स होंगे, उसके अलावा सर ठीक है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम लॉस होगा, गुड। सिक उसके पे अलावा देनी सर पड़ेगी, प्रोडक्शन में भी लॉस होगा। सिक पे देनी पड़ेगी वर्कर को, ओवर टाइम देना पड़ेगा अगर क्योंकि काम का लॉस हुआ है, प्रोडक्शन टाइम का लॉस हुआ है तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, नई हायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये वर्कर तो इंजर्ड हो गया ना, इस यस वर्कर की जगह कोई नया वर्कर रखना पड़ेगा, उसकी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आएगी। फिर ओवर टाइम देना पड़ेगा उस काम को, जो काम टाइम ज़ाया हुआ है इंजरी के दौरान उस टाइम को कवर करने के लिए, ठीक हो गया। फिर फाइन्स आपने जिस तरह बताया, फाइन भी हो सकते हैं और प्रोसिक्यूशन, या फिर उसको कंपनसेशन का भी कहा जा सकता है, कंपनसेशन वर्कर क्लेम करता है, ठीक है, हर जान। अच्छा मैनेजर के हवाले से बताएंगे सुफियान भाई, एक मैनेजर को क्या नुकसान होगा अगर इंजरी हो जाती है वर्कर को साइट पे, तो मैनेजर को किस किस तरह से उसके इम्पैक्ट्स होंगे। सर मैनेजर को इस तरह से होंगे कि उसके एक टीम एक स्पेसिफिक कोई टास्क अगर परफॉर्म कर रही है